नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़ और आज इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ग्रैंड इथियोपियन रेनेसां डैम के बारे में। इस डैम का कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है इथियोपिया के द्वारा, लेकिन पड़ोसी देश सूडान और डाउनस्ट्रीम देश इजिप्ट, ये दोनों इस डैम से नाखुश हैं और इसको लेकर कई बार इन देशों में आपस में उलझनें हो चुकी है। और रिसेंटली मामला इतना बढ़ गया कि सूडान और इजिप्ट यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल पहुंच गए और वहां पर क्या बात करी गई, क्या फैसला लिया गया, इसी को हम जानेंगे आज इस लेक्चर में। आइए सबसे पहले इस डैम की लोकेशन को हम जरा देख लेते हैं। तो ये स्थित है इथियोपिया देश में, लेकिन सूडान के बॉर्डर के काफी नजदीक है। और जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हैं कि ये एक मैसिव डैम है, बहुत ही बड़ी साइज का डैम है। और जब ये पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाएगा तब अफ्रीका का सबसे बड़ा हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट ये बन जाएगा। ये डैम ब्लू नाइल नदी पर स्थित है और अगर हम देखें ब्लू नाइल का रास्ता तो ये इथियोपिया में स्टार्ट होकर बॉर्डर क्रॉस करके जाती है सूडान में। बॉर्डर तो इंसानों ने बनाया है, नदी कोई बॉर्डर क्रॉस नहीं करती। आगे चलकर ये सूडान की राजधानी खार्तूम में व्हाइट नाइल से मिल जाती है। व्हाइट नाइल दूसरी तरफ से आ रही है और यहां पर है ब्लू नाइल, दोनों का संगम होता है खार्तूम शहर में। और इससे आगे नाइल नदी बहकर सूडान और इजिप्ट में जाती है और इजिप्ट में एक बहुत ही फर्टाइल वैली इसकी बनती है। और इसी नाइल नदी के ऊपर लगभग पूरा इजिप्ट और सूडान निर्भर है। यहां पर फ्रेश वाटर का सोर्स केवल ये ही मेजर रिवर है। आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहता हूं कि अनअकैडमी ऐप पर आप मुझे इस आईडी पर फॉलो कर सकते हैं, अन्य सभी जगह मेरा हैंडल महिपाल राठौड़ है। इस लेक्चर का पीडीएफ आपको pathfinder_UPSC टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। इसका लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। अगर आप यूपीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो अनअकैडमी के कॉम्बो सब्सक्रिप्शन पर इस वक्त एक बहुत ही बेहतरीन ऑफर चल रहा है। 45% डिस्काउंट ऑनगोइंग है इस कोर्स पर। तो आप 1 ईयर, 2 ईयर या 3 ईयर्स का जो कोर्स है वो इस प्राइस पर अभी अवेलेबल पा सकते हैं टिल 14 जुलाई। याद रखिए, इन कोर्सेज पर आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा अगर आप महिपाल कोड यूज करके इन्हें अवेल करते हैं। कॉम्बो ऑफर में आपकी जीएस और ऑप्शनल दोनों की तैयारी हो जाती है। रविवार 11 जुलाई को मेगा कॉम्बैट आ रहा है जिसमें स्कॉलरशिप्स के अलावा आपके पास अट्रैक्टिव प्राइसेस जीतने का भी मौका है। तो इसका लिंक पहले कमेंट में दिया गया है, उस पर क्लिक करके एनरोल करें और इनवाइट कोड यूज ये करें। 8 जुलाई को इथियोपिया के इस डैम से संबंधित यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में चर्चा हुई थी। इजिप्ट और सूडान दोनों ने कंप्लेन करी थी अगेंस्ट इथियोपिया कि सिक्योरिटी काउंसिल यहाँ इंटरवीन करे। इथियोपिया इस डैम का कंस्ट्रक्शन कर रहा है, उसने इसको भरना शुरू कर दिया है। वैसे इस डैम को लेकर इन तीनों देशों में विवाद कोई नई बात नहीं है। पिछले 10 सालों से ये प्रॉब्लम्स इनके बीच में चल रही है। 2011 से जब से ये डैम अनाउंस हुआ था, बनना शुरू हुआ था, तब से ही इजिप्ट और इथियोपिया के बीच में तो खास करके काफ़ी परेशानियां रही है। अब रिसेंट में जो प्रॉब्लम्स हुई हैं वो इसलिए शुरू हुई क्योंकि इथियोपिया ने इस डैम के पीछे जो रिजर्वॉयर है उसको भरना शुरू कर दिया है। इतने साल से तो ये डैम का कंस्ट्रक्शन चल रहा था तो नदी में कोई अवरोध नहीं था, पानी आराम से आगे जा रहा था। लेकिन 2020 से इथियोपिया ने इसमें पानी भरना स्टार्ट किया है तो थोड़ा बहुत रिजर्वायर लास्ट ईयर भरा गया और इस साल भी इन्होंने इस रिजर्वायर में पानी भरने का काम स्टार्ट कर दिया, यानी कि पानी को रोकना शुरू कर दिया है ताकि थोड़ा पानी यहाँ पर रुके और बाकी का आगे फ्लो होकर चला जाए। अब ये जो प्रोजेक्ट है GERD, इसको हम एब्रीविएट करेंगे पूरे लेक्चर में आगे। इसको अनाउंस किया गया था 2011 में। वैसे इसकी प्लानिंग तो बहुत सालों से चल रही थी। एक बहुत बड़े डैम की आवश्यकता थी इथियोपिया को क्योंकि इथियोपिया में बिजली की बहुत समस्या है। तो हाइड्रो पावर को संचित करके बिजली बनाने का काम ब्लू नाइल नदी पर एक डैम के माध्यम से किया जाए, ये प्लान इनका बहुत समय से था। अब 2011 में जब इन्होंने ये डैम अनाउंस किया था उस समय इजिप्ट में चल रहा था रेवोल्यूशन, अरब स्प्रिंग के प्रोटेस्ट थे। 2011 में इजिप्ट में तख्ता पलट हो गया था तो उस समय इजिप्ट इस प्रोजेक्ट पर ज्यादा ध्यान नहीं दे पाया। इथियोपिया के साथ ज्यादा डिटेल बातचीत उनकी हो नहीं पाई, ऐसा इजिप्ट हमेशा कंप्लेन करता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इजिप्ट को इसकी बिल्कुल जानकारी नहीं थी। इथियोपिया ने जब ये डैम का काम शुरू किया उस समय सूडान और इजिप्ट दोनों से बातचीत करी थी। इनफैक्ट इनके बीच में 2011 में एक एग्रीमेंट भी साइन हुआ था रिगार्डिंग द डैम कंस्ट्रक्शन। अब ये प्रोजेक्ट बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट है। जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो अफ्रीका का सबसे बड़ा और दुनिया का 7वां सबसे बड़ा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट ये बन जाएगा। इसकी कैपेसिटी 6000 मेगावाट से तो डेफिनेटली ज़्यादा है और हो सकता है कि 6,500 से 7,000 मेगावाट के बीच में भी पावर जनरेशन यहाँ से कर लिया जाए। इस मैप में आप ब्लू और व्हाइट नाइल दोनों को अप्रिशिएट कर सकते हैं। ये है ब्लू नाइल। अब वैसे आपको ये लंबाई में छोटी नजर आ रही होगी, लेकिन जो नील नदी का मेन पानी का सोर्स है वो ये वाली नदी है क्योंकि यहाँ पर बारिश ज़्यादा होती है तो ऑलमोस्ट 70 to 80% जो वॉल्यूम है पानी का वो इस ब्लू नाइल से आता है। और वैसे आप लेंथ वाइज देखोगे तो ये जो व्हाइट नाइल है
ये ज़्यादा लंबी है। इसका उद्गम एग्जैक्टली कहाँ होता है, इसको लेकर काफ़ी कंट्रोवर्सी है। इट इज़ आइदर बुरुंडी और रवांडा, इन दोनों देशों में से डिपेंडिंग ऑन कि आप किसकी बात मानते हैं, वहाँ पर इसका उद्गम है। और यहाँ इथियोपिया में ब्लू नाइल का उद्गम होता है लेक टाना में। तो ये नाम याद रख लेना, लेक टाना। तो याद रखना कि चाहे लंबाई में व्हाइट नाइल ज़्यादा लंबी है, इनफैक्ट ब्लू नाइल को तो एक ट्रिब्यूटरी माना जाता है, लेकिन वॉल्यूम ऑफ वाटर यहाँ से ज़्यादा आता है, इसीलिए ये रेनासॉन्स डैम जो है इतना क्रिटिकल है। फिलहाल ये डैम 80% कंप्लीट हो चुका है और 2023 में ये पूरी तरह से रेडी हो जाएगा और बिजली के उत्पादन के लिए तैयार होगा। तो ये इसके कंस्ट्रक्शन का कुछ हफ्ते पुराना फोटोग्राफ है। अब कोई भी डैम जब बनता है तो पानी को एकदम से रोकना शुरू नहीं करते हैं, वरना डाउन स्ट्रीम एरियाज में बहुत दिक्कतें आ जाएगी। तो धीरे धीरे पानी को रोका जाता है। मोस्टली क्या करते हैं कि जब मानसून सीजन या जब भी बारिश का सीजन होता है उस समय पानी को रोका जाता है। तो अभी इस क्षेत्र में भी मॉनसून सीजन है, तो इसीलिए इथियोपिया कह रहा है कि हम पानी को रोकना स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि अभी मॉनसून है तो वैसे भी एक्स्ट्रा डिस्चार्ज होता है पानी का, वो आगे नदी को नॉर्मली चलने देगा। तो अभी मॉनसून इज द बेस्ट टाइम पानी रोकने के लिए। तो लास्ट ईयर भी इन्होंने थोड़ा पानी रोका था और इस साल और ज्यादा पानी रोकने का इनका प्लान है। प्रॉब्लम सारी ये है कि कितना पानी कितने समय में रोका जाए, इसको लेकर इनकी कोई डील नहीं हुई है। तो सूडान और इजिप्ट कह रहे हैं कि इथियोपिया को पानी धीरे धीरे रोकना चाहिए, 4 से 5 साल में। इथियोपिया कह रहा है कि हम तो इसको 2 से 3 साल में भरने को रेडी हैं। तो जितना जल्दी ये रिजर्वॉयर भरेंगे उतना जल्दी ये बिजली का उत्पादन शुरू कर सकते हैं। जबकि दूसरी तरफ सूडान और इजिप्ट में दिक्कतें आ जाएगी अगर ये ज्यादा पानी रोक लेते हैं, और अगर उसी साल ड्रॉट आ जाता है, अगर अकाल पड़ जाता है, तो फिर इन दोनों देशों की हालत काफी खराब हो जाएगी। अब वैसे नील नदी का बेसिन 11 देशों में फैला हुआ है, ऐसा नहीं कि केवल इन 3 देशों में ही इसका रिवर बेसिन है, लेकिन सबसे ज्यादा निर्भर इस नदी के ऊपर इजिप्ट और सूडान ही है। तो इन दोनों देशों ने क्या किया था, जैसे ही ये ब्रिटेन की चंगुल से आज़ाद हुए थे 1950s में, उसके बाद इन्होंने आपस में ही एक वाटर शेयरिंग डील कर ली 1959 में, और आपस में पानी बांट लिया। इजिप्ट ने कहा हम 55 बिलियन क्यूबिक मीटर रख लेंगे, सूडान को कहा तुम 18.5 बिलियन क्यूबिक मीटर रख लो, क्योंकि इनकी आबादी कम थी। बाकी सारे देश जो हैं इनसे पूछा भी नहीं। तो आज इथियोपिया ये कंप्लेन करता है कि आज से 50-60 साल पहले जब आप दोनों बड़े भाई साहब ने ये डील साइन करी तो हम लोगों से तो पूछा ही नहीं। तो ऐसा तो है नहीं कि पानी सिर्फ आपका है, नील नदी हमारे देश में भी बह रही है। तो इथियोपिया का ये आर्ग्यूमेंट कहीं ना कहीं सही है, मैं भी इसको बिल्कुल जस्टिफाइड मानता हूं कि नील पर केवल इन 2 देशों का अधिकार नहीं है। आपका इस बारे में क्या कहना है कमेंट में बताइएगा। खैर, आपके और मेरे कहने से होगा कुछ नहीं, होगा वही जो ये आपस में डिसाइड करेंगे। तो अभी मामला सारा ये आ रहा है कि इथियोपिया कह रहा है कि हम पानी को रोक रहे हैं, इजिप्ट कह रहा है कि नहीं, हमें तो 55.5 बिलियन क्यूबिक मीटर पानी चाहिए ही चाहिए। इथियोपिया कह रहा है कि जब हम इस डील में शामिल ही नहीं थे तो हम कहां से गारंटी करें कि 55 बिलियन क्यूबिक मीटर आएगा या नहीं। हाँ, बारिश अगर हो जाती है अच्छी तो आ जाएगा, बारिश थोड़ी कम हुई तो कम आएगा, लेकिन हम तो डैम भरेंगे। और 632 मीटर्स इसकी मैक्सिमम हाइट है, जिसमें से 595 मीटर लेवल इनका 2021 में लाने का इरादा है। अब अगर इथियोपिया अपने प्लान पर अमल करता है तो इन तीनों देशों की क्या स्थिति होगी, इन तीनों के क्या आउटलुक्स हैं, हम इसको जानते हैं एक एक करके। तीनों देशों का सिनेरियो देखते हैं। इजिप्ट के लिए सबसे बड़ी समस्या ये है कि नाइल नदी इसका 90% फ्रेश वाटर का सोर्स है, और पहले से यहाँ पर पानी की कमी चल रही है क्योंकि आबादी बढ़ती जा रही है और पानी का सोर्स बढ़ नहीं रहा। इजिप्ट मोस्टली एक डेजर्ट कंट्री है, जो नाइल नदी के किनारे वाला एरिया है, केवल वही बहुत फर्टाइल है, वहीं पर खेती है, सारा आबादी का दबाव उसी क्षेत्र पे है, नदी के आसपास। इजिप्ट ऑलरेडी अपना आधा खाद्यान्न फूड प्रोडक्ट्स इंपोर्ट करता है, और 25 बिलियन क्यूबिक मीटर्स ऑफ वाटर हर साल ये रिसाइकल करते हैं। इजिप्ट को सबसे बड़ी चिंता यह है कि अगर 1970 और 80 के दशक की तरह अकाल आता है तो नाइल नदी में पानी कम होगा, और ऐसे में अगर इथियोपिया अपना डैम भरना शुरू कर देता है तो नाइल नदी में मिनिमम पानी आएगा या नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो इजिप्ट कह रहा है कि हमें बस गारंटी कर दो कि मिनिमम इतना फ्लो रहेगा, हमारा 55 बिलियन क्यूबिक मीटर पानी आ जाएगा। अगर इथियोपिया ने डैम अपने प्लान के अनुसार भर दिया और अकाल पड़ जाता है तो इजिप्ट की इकोनॉमी पर बहुत बड़ा असर आएगा। $1.8 बिलियन इनका इकोनॉमिक प्रोडक्शन कम हो जाएगा और 1 मिलियन जॉब्स जा सकती हैं अगर अकाल पड़ता है। इतना ज़्यादा ये लोग खेती और नील नदी के पानी पर निर्भर हैं। तो हालांकि इजिप्ट मानता है कि ये सब हाइपोथेटिकल है, अभी अकाल पड़ा नहीं है, लेकिन अगर पड़ गया अकाल, क्योंकि इन्होंने 70s और 80s में उस स्थिति देखी है, तो ये बहुत चिंता में रहते हैं, जो इनकी चिंता कहीं ना कहीं जायज़ है। अब बात करते हैं सूडान की। तो देखो, सूडान को इस डैम से काफ़ी फ़ायदा है। डैम की लोकेशन यहाँ है, इनके बॉर्डर से केवल 40 किलोमीटर दूर। तो इतनी सारी जो बिजली यहाँ पर जनरेट होगी वो सारी तो इथियोपिया में जाएगी नहीं, थोड़ी बहुत ये बेचेंगे, तो सूडान इस बिजली को खरीद लेगा और इसको फ़ायदा हो जाएगा। दूसरा, ब्लू नाइल में जैसा कि मैंने आपको बताया वॉल्यूम ऑफ वाटर बहुत हाई रहता है, तो जब बहुत तेज़ बारिश होती है तो ब्लू नाइल में कई बार बाढ़ आ जाती है, जिससे सूडान को नुकसान होता है। तो जब ये डैम बन जाएगा तो इससे इनको ही फ्लड प्रोटेक्शन मिलेगा। तो ब्लू नाइल में जो बाढ़ आती है उससे सूडान को
हमेशा के लिए ये सेफ हो जाएंगे। तीसरा, इनके पास व्हाइट नाइल का पानी आता है, तो ये थोड़ा बहुत व्हाइट नाइल पे भी निर्भर है, ऐसा नहीं है कि 100% ये लोग ब्लू नाइल पर निर्भर हैं। तो सूडान के साथ प्रॉब्लम इतनी नहीं है जितनी इजिप्ट के साथ है जहां तक पानी की सप्लाई की बात है। सूडान को बस एक ही चिंता है कि अगर ये डैम सही से नहीं बना, मान लो कोई स्ट्रक्चरल डिफेक्ट आ गया जिसके कारण ये डैम टूट जाता है, तो इसका सारा पानी बहकर सूडान में आएगा और सूडान में तबाही मचा देगा। क्योंकि इथियोपिया में तो केवल 40 किलोमीटर है नदी डैम के बाद, तो इथियोपिया को कोई नुकसान नहीं होने वाला अगर डैम को कुछ हो जाता है। सारा जो नुकसान होगा वो सूडान में होने वाला है। ऑलरेडी इनके भी यहाँ पर एक दो डैम है, तो इनके डैम्स को भी रिस्क रहेगा। अगर पीछे से इतना सारा पानी आता है तो आगे के डैम भी टूट सकते हैं। तो सूडान को अपने डैम्स की और अपने लोगों की सेफ्टी की चिंता है। और इथियोपिया पर सूडान ये भी आरोप लगाता रहता है कि ये इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करते कि कब पानी को भर रहे हैं, कब पानी को रिलीज कर रहे हैं, तो इससे हमें अपने डैम्स को मैनेज करने में काफ़ी दिक्कत आती है। अब बात करते हैं इथियोपिया के कंसर्न्स की। तो इनका सबसे बड़ा कंसर्न ये है कि इनकी आबादी है 11 करोड़ की और देश में बिजली की बहुत किल्लत है। तो देश की इकोनॉमी डेवलप नहीं हो पा रही क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी की भारी कमी है। तो इथियोपिया हमेशा से ये कहता है कि हमें इस डैम को जल्द से जल्द भर के यहाँ से बिजली का उत्पादन शुरू करना है। दूसरा, ये इजिप्ट और सूडान पर आरोप लगाते हैं कि आपने कॉलोनियल पीरियड के समय जो एग्रीमेंट्स हो रखे हैं वो फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि एक 1929 में भी एग्रीमेंट हुआ था, फिर 59 में भी जो एग्रीमेंट हुआ इसमें भी इन्होंने इथियोपिया को शामिल नहीं किया। तो इतने पुराने एग्रीमेंट से काम नहीं चलेगा। ब्लू नाइल पर हमारा भी अधिकार है, तो इसीलिए हमने डैम बनाया और अब इसमें पानी हम रोकेंगे। लेकिन ये कहते हैं कि हम पानी को धीरे धीरे भरने को तैयार हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। आप कह रहे हो कि 4 से 7 साल लो, उसके लिए भी हम राजी हैं, जबकि भरने को तो ये 2 साल में भी डैम को भर सकते हैं। लेकिन इजिप्ट और सूडान ये डिमांड ना करें कि गारंटीड फ्लो ऑफ वाटर रहेगा। ये होना मॉनसून पर निर्भर करता है। अगर 55 बिलियन की उम्मीद लेकर इजिप्ट बैठा है तो वो अनरियलिस्टिक है, ऐसा इथियोपिया का मानना है। अब इजिप्ट और सूडान जो है वो ये कह रहे हैं कि नहीं, आप एक बाइंडिंग एग्रीमेंट साइन करो। अगर आप 4 साल का भी कह रहे हो, 5 साल में भी डैम भरने का कह रहे हो, तो इट शुड बी एन एग्रीमेंट, इसको साइन करो। इथियोपिया कह रहा है कि हम साइन नहीं करेंगे कुछ भी, बस गाइडलाइंस आपस में रखेंगे कि कोशिश करेंगे कि 4 से 5 साल में डैम को भरा जाए। लेकिन अभी लग यही रहा है कि इथियोपिया 2 साल के अंदर ही इस रिजर्वॉयर को भरने की तैयारी में है। 2020 में इन्होंने काफ़ी हद तक इसे भर भी लिया था और अब 2021 में 5 जुलाई को ये बात सामने आई थी कि इथियोपिया ने इसमें पानी भरना स्टार्ट कर दिया है, ऐसा इजिप्ट ने कहा, क्योंकि उनके वहाँ पर नाइल नदी का स्तर थोड़ा सा गिरना शुरू हो गया था, फ्लो कम हो गया था। तो अभी इथियोपिया को उम्मीद है कि 13.5 बिलियन क्यूबिक मीटर्स ऑफ वाटर को स्टोर कर लिया जाएगा। और इसके पीछे रीज़न ये कह रहे हैं कि जुलाई और अगस्त मानसून के महीने हैं, तो अब बहुत हैवी रेनफॉल होने वाला है, तो ऐसे में पानी की कमी नहीं आने वाली। लेकिन इजिप्ट कह रहा है कि ये एक यूनिलैटरल डिसीजन है आपका कि आपने पानी भरना स्टार्ट कर दिया बिना हमसे बात किए। अब इस 1 दशक पुराने विवाद में मध्यस्थता करने कौन आया? अफ्रीकन यूनियन। अफ्रीकन यूनियन लगातार कोशिश कर रहा है कि इन देशों के बीच में बात आपस में बैठकर सुलझा ली जाए। लेकिन सूडान और इजिप्ट जो हैं ये अफ्रीका के बाहर यूनाइटेड स्टेट्स, यूरोपियन यूनियन, यूनाइटेड नेशंस, इनफैक्ट अरब लीग तक अपील कर चुके हैं कि आप इस मुद्दे पर हमारा साथ दो। इथियोपिया बार बार ये कहता है कि जब डिप्लोमेसी करनी है तो फिर अफ्रीकन यूनियन के अंदर करो ना, दूसरे देशों से, यूएस, यूरोपियन यूनियन, इनसे क्यों मदद मांग रहे हो? अरब लीग के पास क्यों जा रहे हो? ऑफ कोर्स अरब लीग तो आपको ही सपोर्ट करेगी क्योंकि आप अरब लीग के मेंबर हो। सूडान और इजिप्ट दोनों अरब लीग के सदस्य हैं, इथियोपिया नहीं है। तो ऐसे में इथियोपिया इस बात से थोड़ा नाराज चलता है कि जो पुराना प्रोसेस है अफ्रीकन यूनियन में जो हम बातचीत कर रहे हैं वहीं से ये काम किया जाए। लेकिन सूडान और इजिप्ट इससे नाखुश हैं। उनको लगता है कि अफ्रीकन यूनियन यहाँ पर मध्यस्थता नहीं कर पाएगा। जून 2021 में अरब लीग ने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को पुश किया कि आप इस मामले में हस्तक्षेप करें, और अभी कुछ हफ्ते पहले यूनाइटेड नेशंस ने इसको एक्सेप्ट भी किया और 8 जुलाई को मीटिंग हुई है यूएनएससी की, जिसमें इस पूरे मामले को रखा गया, उस पर चर्चा हुई। लेकिन यूएन मुद्दों को ना सुलझाने के लिए ज़्यादा फेमस है और बिल्कुल ऐसा ही हुआ इस केस में भी। यूएन ने क्या कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि तीनों देश मिलकर बातचीत करेंगे और अफ्रीकन यूनियन के माध्यम से मध्यस्थता करी जाएगी। तो वो प्रोसीजर तो पहले से ही चल रहा था, यूएन ने बस ये कह दिया कि हम नहीं करेंगे मध्यस्थता, अफ्रीकन यूनियन इज द करेक्ट बॉडी। तो सिक्योरिटी काउंसिल ने गेंद को एयू के पाले में डाल दिया है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चर्चा में है, तो इससे रिलेटेड जो ज्योग्राफी वाले एस्पेक्ट्स मैंने आपको बताया उन्हें याद रखिएगा। कहाँ से ब्लू नाइल का उद्गम है, वाइट नाइल कहाँ आती है, कहाँ पर दोनों मिलकर नाइल नदी बनाती हैं, इस तरह के पॉइंट्स एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आपको इसका पीडीएफ इन दोनों टेलीग्राम चैनल्स पर मिल जाएगा। और अगर आप यूपीएससी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो भारत के बेस्ट एजुकेटर्स अनअकैडमी पर लाइव पढ़ाते हैं। यहाँ पर आपको बहुत सारी फ्री क्लासेस देखने को मिलेंगी जिनको स्पेशल क्लासेस कहा जाता है, लेकिन कुछ क्लासेस यहाँ पर पेड कोर्स में अवेलेबल हैं और प्लस और आइकॉनिक 2 प्रकार के यहाँ पर सब्सक्रिप्शंस हैं।
आइकॉनिक में आपको पर्सनल गाइडेंस दी जाएगी एक मेंटोर के द्वारा, मेंस आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस भी करवाई जाएगी। ये सबसे बड़ा डिफरेंस है आइकॉनिक और प्लस में। इनमें से कोई भी कोर्स आप अवेल करें, आपको सब में 10% डिस्काउंट मिलेगा अगर आप महिपाल कोड यूज़ करके इन कोर्सेज को परचेस करते हैं। ऑप्शनल के कोर्सेज भी यहाँ अवेलेबल हैं, लेकिन आपको बेनिफिट मिलेगा अगर आप ऑप्शनल और जीएस के कंबाइंड कोर्स को इस वक्त अवेल करते हैं। इस पर 45% डिस्काउंट है। अगर आप ऑप्शनल और जीएस के कोर्सेज सेपरेटली परचेज करते हैं तो वो आपको 70,000 कॉस्ट करेंगे, लेकिन अभी इस ऑफर के तहत इट विल जस्ट कॉस्ट यू 49,600 रुपीज़। और यहाँ पर आपके यूपीएससी एग्ज़ाम की समग्र तैयारी हो रही है। याद रखिएगा कि पूरा सब्जेक्ट सिलेबस आपका कवर करवाया जाएगा। इन कोर्सेज को आप ईएमआई ऑप्शन पर भी अवेल कर सकते हैं और इसके साथ आपको 20 किताबों का सेट भी फ्री मिलेगा अगर आप 1 ईयर एंड अबाव का कोर्स लेते हैं। इसमें आपको जीएस की सारी किताबें मिल जाएंगी। मेंस 2022 और 23 तक एक्सटेंडेड वैलिडिटी भी इस वक्त ऑफर करी जा रही है। 50 प्रीलिम्स और 30 मेंस की टेस्ट सीरीज इस सब्सक्रिप्शन के साथ आपको फ्री में मिलेगी। कुछ और बेनिफिट्स भी हैं जिनको आप यहाँ पर देख सकते हैं अभी। और जैसे ही आप सब्सक्रिप्शन अवेल करते हैं, आप एक बैच कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। रेगुलर तरीके से आपकी पढ़ाई इन बैच कोर्सेज में चलती रहेगी। 3 फ्री टेस्ट सीरीज हैं, इनका फ़ायदा उठाइए, प्रीलिम्स के स्कोर को इंक्रीज़ कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। हैव अ ग्रेट डे।